हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। हम लोग प्रीवियस ईयर हिंदी का पेपर देख रहे थे। यूपी टीजीटी हिंदी 2010 का पेपर हम लोगों ने देखा था। आज हम देखेंगे 2011 का प्रीवियस ईयर का पेपर। इसके पहले जितने भी पेपर सॉल्व हुए हैं वो सभी आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर से आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता, ये किस लेखक की रचना है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता जो है ये गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है और लिखा किसने है? गोस्वामी गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी लिखने वाले हैं इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। रानी केतकी की कहानी लिखने वाले इंसा अल्लाह खां, प्रेम सागर लल्लू लाल का और सुख सागर सदा सुख लाल का। लेकिन नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। आगे आते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध किस साहित्य से है? तो सिद्ध साहित्य से है, ऑप्शन ए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश लिखने वाले हैं स्वामी दयानंद, ऑप्शन ए। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा और राहुल सांकृत्यायन ने कहा था सिद्ध सामंत काल। ठीक, और वीर गाथा कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। आगे, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो लिखने वाले हैं चंद बरदाई। जगनिक ने परमाल रासो लिखा, नरपति नाथ ने बीसल देव रासो लिखा और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। 8वें नंबर का प्रश्न है कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास जी संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑप्शन ए। 9 नंबर का प्रश्न है खुमार रासो के रचयिता कौन है? तो खुमार रासो लिखने वाले हैं दलपति विजय। जगनिक ने क्या लिखा? परमाल रासो। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो और विद्यापति ने पदावली लिखी। तो खुमार रासो के रचयिता हो जाएंगे दलपति विजय। अगला प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है? तो कबीरदास हैं, रैदास हैं, गुरु नानक हैं, लेकिन तुलसीदास संत कवि नहीं है। ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं ये। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? नहीं बताना है इसमें भी कौन सा नहीं है। तो मुल्ला दाऊद ये तो है, जायसी भी हैं और कुतुबन भी हैं, लेकिन नाभादास सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति कौन सी है? तो निर्गुण काव्यधारा की जो प्रवृत्ति है वो है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता हैं जायसी। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा, कुतुबन ने मृगावती लिखी और मंझन ने मधुमालती लिखी और पद्मावत किसने लिखा? तो वो जायसी जी ने लिखा। 14 नंबर का प्रश्न, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम लिखने वाले हैं नाभादास जी,
ऑप्शन सी। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो 252 वैष्णवन की वार्ता लिखने वाले हैं गोकुलनाथ, और इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। तो अभी पूछा था सबसे पहले कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो गोकुलनाथ है। 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ है। 84 वैष्णवन में वल्लभाचार्य के शिष्य और 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो नंददास जो है वो कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। ये अष्टछाप के कवि में आते हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य हैं ये। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न। सूर सागर किस भाषा की कृति है? तो सूर सागर ब्रज भाषा की कृति है। सूरदास जी की रचना सूर सागर ब्रज भाषा में लिखी गई। इसमें बताना है कि इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी सूरदास जी की रचना नहीं है। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि इनमें कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? कौन सा कृष्ण भक्त कवि नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास। तो तुलसीदास नहीं है, ये राम भक्त कवि हैं। ऑप्शन डी। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? क्या दास्य भक्ति थी, सख्य भक्ति थी, वात्सल्य भक्ति थी या मातृ भक्ति थी? तुलसी की भक्ति जो थी वो दास्य भक्ति थी। 22 नंबर पे आते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रसमंजरी। तो रसमंजरी तुलसी की नहीं है, ये किसकी है? तो ये नंददास की रचना है रसमंजरी। 23 नंबर का प्रश्न। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? सभी महाकाव्य हैं, कौन सा अवधि में लिखा गया है? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो प्रिय प्रवास नहीं, प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। साकेत ये भी खड़ी बोली में है। रामचंद्रिका ये तो ब्रज भाषा में केशव ने लिखा है, लेकिन रामचरितमानस तुलसीदास जी का ये अवधि भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा जो थी वो थी ब्रज भाषा। ऑप्शन सी। रीतिकालीन के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। कौन सा कवि है जिसने वीर रस में कविता लिखी? तो वो है भूषण। भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं। अगला है 26 नंबर का प्रश्न। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई बिहारी ने लिखा, किस भाषा में? तो वो ब्रज भाषा में। कितने दोहे हैं? कुल 719 इसमें दोहे हैं, ब्रज भाषा में लिखा गया है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सबसे अधिक हुआ है? तो वो रीतिकालीन कवि हैं घनानंद। जो रीति मुक्त कवि हैं रीतिकाल के घनानंद, उन्हीं की कविता में सुजान शब्द का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, केशव। तो केशव दास जी रीति मुक्त नहीं है, ये रीतिबद्ध में आते हैं। बाकी तीनों कवि रीति मुक्त में आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न देखेंगे। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया लिखने वाले हैं केशव दास। अलंकार संबंधित ग्रंथ है केशव का कवि प्रिया। 30 नंबर का प्रश्न है। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विषस्य विषम औषधम, बादशाह दर्पण या पद्मावती। तो पद्मावती राधा कृष्ण दास की है।
बाकी तीनों भारतेंदु की रचनाएं हैं, लेकिन नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पद्मावती। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो भारत दुर्दशा इनका ही है, नीलदेवी भी है, प्रेम जोगिनी भी है, लेकिन रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु का नहीं है। ये है श्रीनिवास दास का, रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का। और हिंदी की प्रथम दुखांत रचना मानी जाती है ये रणधीर प्रेम मोहिनी। दुखांत नाटक पहला रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? समालोचना के सूत्रपात के लिए कवि वचन सुधा, यही पत्रिका उल्लेखनीय है, ऑप्शन ए। 33 नंबर, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी। 34 नंबर, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। किसी ने कहा कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, तो नहीं है कहने वाले रामविलास शर्मा हैं, और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो निराला है, पंत है, प्रसाद है, लेकिन जायसी छायावादी नहीं है, ये सूफी काव्य के कवि। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है, तो वो है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, कैसी है? तो प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है यथास्थितिवादी, ऑप्शन डी। आगे बताना है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो नहीं ज्यादा पूछा है, इसलिए नहीं पर जरूर ध्यान रखेंगे कि कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, युग धारा। तो युग धारा नागार्जुन की रचना है, ये अग्रवाल जी की रचना नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 39 नंबर देखेंगे, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य था नई राहों का अन्वेषण, ऑप्शन सी। आगे बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचुए। तो शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक में आते हैं। तार सप्तक में आने वाले गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचुए तीनों हो जाएंगे, लेकिन शमशेर नहीं होंगे, शमशेर दूसरे सप्तक में आते हैं, ऑप्शन ए। अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? तो अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं, ऑप्शन बी। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला है। इनकी कहानियां दुलाई वाली इनकी पहली कहानी कृति है। इनकी और कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और दालिया। गुल की बन्नो, गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? तो गुल की बन्नो लिखने वाले हैं धर्मवीर भारती, जिनका जन्म 1926 में होता है। इन्हीं ने लिखा गुल की बन्नो। और कहानियां इनकी हैं मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। अगला प्रश्न बताएंगे कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका जो है वो प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, ऑप्शन डी। इनके और पात्रों को ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त के नाटक के पात्र जो है वो है चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त नाटक के पात्र, एक तो चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, सकटार है, सिंहरण, आम्भीक, राक्षस, पर्वतक, सिल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुवासिनी। नायिका कौन है? कार्नेलिया है और नायक चंद्रगुप्त है। आगे आते हैं 45 नंबर। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी और हजारी जी का ये पहला निबंध संग्रह है। ये इनका प्रथम निबंध संग्रह है। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? स्वीकृति आत्मकथा का मतलब जो आत्मकथा पहली मानी गई है, स्वीकार की गई है, वो कौन सी है? तो वो है अर्ध कथानक। यही पहली आत्मकथा है। इसका समय है, प्रकाशन वर्ष है 1641 ईस्वी। बनारसी दास जैन ने लिखी थी अर्ध कथानक। फिर इसी से प्रश्न बना है कि अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो अर्ध कथानक आत्मकथा है। हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाने वाली अर्ध कथानक। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो इरावती जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रसाद का एक ऐतिहासिक उपन्यास है इरावती। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती ऐतिहासिक। यहाँ गलत दिया है। शिल्पी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको गलत मिलेंगे, तो उन्हें हमको ठीक कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखते हैं 49 नंबर का। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो गोदान है 1936 में, सेवा सदन है 1918 में, कर्मभूमि है 1931 में, 33 में, कर्मभूमि 33 में। लेकिन शेखर एक जीवनी इनका नहीं है, ये अज्ञे का उपन्यास है। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ प्रसादोत्तर युग या फिर छायावादोत्तर युग में हुआ था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? हमारी यात्रा नाम से यात्रा वृत्त किसने लिखा? तो ये लिखने वाले हैं लोचन प्रसाद पांडे। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन कौन से हैं? तो इनके रेखा चित्र हैं रेखा चित्र और सेतुबंध, ये दोनों। ऑप्शन सी। रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों नाम से रेखा चित्र लिखने वाले हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी। अमिट रेखाएं, ये संस्मरण रेखा चित्र है, इसको किसने लिखा? तो अमिट रेखाएं लिखने वाले हैं सत्यवती मलिक। ऑप्शन बी। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने गांधी की जीवनी लिखी थी श्री गांधी नाम से। बापू लिखा था घनश्याम दास बेड़ना ने। अकाल पुरुष गांधी लिखा था जैनेन्द्र ने। ठीक। और गणेश शंकर विद्यार्थी का है श्री गांधी, और कर्मवीर गांधी लिखा था मुकुंदीलाल शर्मा ने। ठीक। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 55 नंबर का प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? तो इनकी कृति है उद्धव शतक। निहार की रचना किसने की? तो निहार की रचना करने वाली है महादेवी वर्मा। इनका पहला काव्य संग्रह है निहार। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा, ये महादेवी वर्मा की काव्य कृतियां हैं। अगला देखते हैं, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? शिवराज भूषण लिखने वाले हैं भूषण, इन्हीं की रचना है शिवराज भूषण। आगे आते हैं 58 नंबर पे। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो कवितावली, गीतावली, ये तो तुलसीदास की है। साहित्य लहरी, ये सूरदास की है। गंगा लहरी पद्माकर की है।
किसकी? पद्माकर की। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं है। रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है, लेकिन साकेत इनकी नहीं है। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, पंत तोड़ती पत्थर, निराला साकेत। तो महादेवी वर्मा का निहार यही जोड़ा सही है, क्योंकि कामायनी प्रसाद की है, तोड़ती पत्थर निराला का है और साकेत गुप्त जी का है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं 61 नंबर के प्रश्न पर। 61 नंबर में पूछा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हरिऔध, सांध्य गीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास। तो यहाँ भी ए ऑप्शन सही है, प्रिय प्रवास हरिऔध। सांध्य गीत किसका है? तो सांध्य गीत महादेवी का है। आंसू किसका है? प्रसाद का है। और साकेत किसका है? तो ये गुप्त जी का है। ठीक, आगे बताएंगे कि महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। रेणुका दिनकर की, चिदंबरा पंत का और दीपशिखा महादेवी वर्मा का। भूषण की रचना छत्रसाल दशक। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किया है नाट्य शास्त्र में। ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र। आगे आते हैं हम इस नंबर पर 64 नंबर का। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। ठीक, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य, ये अनुभाव के 4 भेद होते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें वीर रस की सृष्टि हुई है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हो जाएगा करुण रस। ठीक, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, करुण रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार, हास्य, कृष्ण, शांत। तो इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं, कोई नहीं होगा। इसमें होगा भक्ति रस। ये प्रश्न एफ कर दिया गया है, इसका उत्तर क्या होगा? भक्ति रस। ये बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं इसके। आगे आते हैं हम 68 नंबर पर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है भक्ति रस। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, भक्ति रस। बताना है 69 नंबर में कि इनमें कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी? तो ये सभी क्या है? मात्रिक छंद है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य क्या माने जाते हैं? पिंगल। पिंगल मुनि को छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य माना जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें है दोहा छंद। ऑप्शन ए, यहां पर ये भी गलत है, दोहा छंद होगा इसमें।
सूर सूर तुलसी शशि उडगुन के सौदास और कवि खद्योतसम जहतः करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग है? तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि एक का नाम, एक सूर का अर्थ होता है सूरदास और एक सूर का अर्थ होता है सूर्य, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। सूरदास जो है वो सूर्य के समान है और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है। ठीक। और उडगुन यानी तारों के समान, केशवदास तारों के समान है, ऐसा कहने वाले नाभादास हैं, उन्हीं की पंक्ति है ये। और अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है। यहाँ पर ये बी होगा, ऑप्शन बी। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन ए। चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार होगा? चरण कमल, चरण रूपी कमल, रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? पटना की बोली बतानी है, तो पटना की बोली हो जाएगी मगही। क्या होगी? मगही, ऑप्शन सी। पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर तथा मुंगेर, इनमें क्या बोली जाती है? मगही। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली की पहली रचना इनमें से है प्रेम सागर, जो लल्लू लाल की रचना है। नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की, प्रेम सागर लल्लू लाल की, ऑप्शन ए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो कौरवी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ यहाँ पे नहीं आती है, छत्तीसगढ़ी, और ये भी गलत है। तो ए और डी हमारा दोनों दोनों हो जाएगा। ठीक। पूछा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो ए और डी दोनों हो जाएंगे। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं 5। 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, उनकी बोलियां हैं। बनाफरी, बनाफरी किसकी उपबोली है? तो बनाफरी जो है वो बुंदेली की उपबोली है, ऑप्शन ए। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध है ब्राह्मण से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, ऑप्शन बी। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा का उदय हुआ है पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन ए। यहाँ पे उपभाषाएं हैं और ये बोलियां हैं। हिंदी की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। पश्चिमी हिंदी में आने वाली है कौरवी, जिसे खड़ी बोली कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत 4 आती हैं, पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी, पूर्वी में जयपुरी, दक्षिणी में मालवी और उत्तरी में मेवाती। पहाड़ी में 2 आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। बिहारी के अंतर्गत भी 3 आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। 84 में बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? जूता, कीमत, हैजा, देहात। तो देशज हो जाएगा इसमें जूता। जूता क्या है? देशज है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन कैसा शब्द है? तो दशानन योग रूढ़ है, जो अन्य अर्थ बताए, 2 शब्द मिलकर के योग होने पर के 2 शब्द का योग होने पर किसी और के लिए रूढ़ बन जाए, वो क्या होता है? योग रूढ़। तो ऑप्शन बी दशानन क्या है? योग रूढ़। 86 नंबर का,
निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो ट, ठ, ढ तीनों है लेकिन ढ नहीं है। ऑप्शन डी ढ नहीं है। 87 नंबर, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। दूसरा चौथा महाप्राण होता है। तो यहाँ पर क क्या है? पहला वर्ण है, यही हो जाएगा अल्प प्राण। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन बी। 89 नंबर, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या है 11। ठीक, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न लिपि से ही है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक। ऑप्शन बी। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, यह वर्णात्मक लिपि है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक शिरोरेखा, तो तीनों इसके ऑप्शन सही हैं, लेकिन ए वाला ऑप्शन गलत है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि उर्दू लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। हमारी देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न, कारक से। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो में पर किसमें आता है? अधिकरण कारक। ऑप्शन सी अधिकरण कारक। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो साधु आ रहे हैं, इसका वचन होगा एक वचन। ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, बाजरा, उड़द ये तीनों पुल्लिंग है, लेकिन अरहर क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी अरहर स्त्रीलिंग। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद करना है। विद्या प्लस अभ्यास, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं। बी और सी दोनों सही हो जाएगा। विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास। नीलगाय, नीलगाय में कौन सा समास है? तो विशेष से विशेषण है, क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ऑप्शन सी कर्मधारय समास। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में होगा द्विगु समास, तीन भुजाओं का समाहार त्रिभुज। 98 में बताना है अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो अपने हाथ से स्वयं काम करो का शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन ए। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? रामेण, रामेण में होगी तृतीया विभक्ति। ठीक, ऑप्शन सी। 100 नंबर का बताएंगे, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जीमूत, वारिद, मरकट तो तीनों हैं, लेकिन मरकट नहीं है। मरकट किसका पर्यायवाची है? तो मरकट है बंदर का पर्यायवाची। ऑप्शन डी। अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का विलोम बताएंगे क्या होगा? तो अर्वाचीन शब्द का विलोम हो जाएगा प्राचीन। आकृति, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो आकृति शब्द का समभिन्नार्थक होगा बनावट। ऑप्शन ए। छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है। छाती के बल चलने वाला होगा उरग, जबकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ऑप्शन ए सही होगा, उरग होगा यहाँ पर। ठीक, भुजंग नहीं होगा। भुजंग तो सांप का पर्यायवाची है, कुरंग हिरण का पर्यायवाची है और तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। लेकिन छाती के बल चलने वाला के लिए अगर एक शब्द पूछा जाए तो क्या होगा? उरग हो जाएगा।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला बताना है मुहावरा। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक क्रोधित होना, ऑप्शन ए। छठी का दूध याद आना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ होता है बुरा हाल होना या बुरी तरह पराजित होना। बुरा हाल होना हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, बुरा हाल होना। मालविकाग्नि मित्रम नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो मालविकाग्नि मित्रम नाटक लिखने वाले हैं कालिदास। 107 नंबर, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों कालिदास की हैं, लेकिन प्रतिमा नाटकम इनकी नहीं है। किसकी है? प्रतिमा नाटकम भास की रचना है। ठीक, ऑप्शन डी। अब आते हैं 108 नंबर, मालती माधवम रचना के लेखक का नाम बताइए। तो मालती माधवम रचना है भवभूति की, आचार्य भवभूति ने लिखी मालती माधवम। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, ये तो कालिदास की है। दस कुमार चरितम दंडी की है, लेकिन किरातार्जुनीयम किसकी है? भारवी की है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। तो शिशुपाल वध लिखने वाले हैं माघ। माघ ने केवल एक ही रचना लिखी, शिशुपाल वध। 111 नंबर, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो दंडी ने क्या लिखा? दस कुमार चरितम दंडी ने। 111, 112 नंबर, नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। नैषधीय चरितम लिखने वाले हैं श्री हर्ष। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय विद्यालय, दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन ए विद्या प्लस आलय। महोत्सव, महोत्सव में कौन सी संधि है? तो महोत्सव में है गुण संधि। महा प्लस उत्सव, आ और उ मिलकर के ओ बने हैं, क्या होगा? गुण संधि। सच्चित, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? तो सच्चित व्यंजन संधि में आएगी। ये क्या है? इश्चुत्व संधि है। तो कच्चा हुआ है इश्चुत्व संधि। गृहम गच्छति शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो गृहम गच्छति का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए गृहम प्लस गच्छति, गृहम गच्छति। महात्मा, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा में समास होगा कर्मधारय, ऑप्शन सी। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। इसका विग्रह करेंगे तो दिनम दिनम प्रति, ये अव्ययी भाव समास है। दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। 119 नंबर में बताएंगे विभक्ति। सरिते, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो सरिते शब्द रूप में है चतुर्थी विभक्ति। ठीक, ऑप्शन डी। जगतः, जगतः शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति ने इसे वचन पूछना चाहिए था, वचन दिया है और पूछा है विभक्ति, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? कौन सा वचन है? तो जगतः शब्द रूप में एक वचन है। आगे आते हैं हम 121 नंबर पे। तिष्ठति, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तो तिष्ठति वर्तमान का लट लकार है, ऑप्शन ए लट लकार। लोट लकार आज्ञार्थक होता है, लंग लकार भूतकाल होता है और विधिलिंग चाहिए अर्थ में होता है। और यहाँ पर तिष्ठति क्या है? लट लकार वर्तमान काल। अपिबत, अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है?
तो अपिबत में है लंग लकार, भूतकाल। जब अ लग जाता है तो वो भूतकाल हो जाता है और लंग लकार है। प्रजाभ्यः स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? तो स्वाहा स्वधा स्वस्ति, यहाँ पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संप्रदान कारक। सहयुक्ते अप्रधाने कौन सा कारक है? तो सहयुक्ते अप्रधाने में कारक है करण। सह साकम समम सार्धम तृतीया करण कारक होता है, सहयुक्ते अप्रधाने करण कारक। हिंदी अनुवाद बताना है। रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा राम घर जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। तो अब हमारे यहाँ पर 125 प्रश्न पूरे होते हैं। 2011 का प्रश्न हमने कंप्लीट किया। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइए और अपना मूल्यांकन कीजिए। सभी पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्लास को आप लोग अच्छे से देखिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक, क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।